हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। आप एफएम न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। भोजपुरी सुपरस्टार हैं, राजनीति में बीजेपी सांसद भी हैं, इसके अलावा गायक भी हैं। आपने नाम ज़रूर सुना होगा। बात मनोज तिवारी से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। भोजपुरी सिनेमा में तो वैसे भी आपका बड़ा नाम है। आपने भोजपुरी सिनेमा को एक कहें तो बढ़ाया है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो रूठे रूठे से लोग रहते थे, उनको मौका नहीं मिलता था। एक फिल्म आई और उसके बाद भोजपुरी सिनेमा ने एक नया रूप देखा। राजनीति में जब आए, इसको दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ये राजनीति में आने से तो मेरे सिनेमा का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ, तब से ऐसी ऐसी चीज़ें भारत की जनता को हुई हैं, जिसका मुझे गर्व है कि मैंने नरेंद्र मोदी जी के साथ को सही चुना। और ये बात ठीक कह रहे हैं आप कि हम लोग भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर के कलाकार हैं, और निश्चित रूप से जो तीसरे दौर में ऊंचाई हासिल की भोजपुरी सिनेमा ने, उसका एग्जाम्पल इसी से हो सकता है कि अमिताभ बच्चन जी भी भोजपुरी फिल्म की, अजय देवगन जी भी भोजपुरी फिल्म की, हेमा मालिनी जी भी की, नगमा जी, भाग्यश्री, श्वेता तिवारी, जो बड़े बड़े हिंदी के नाम होते थे, उन्होंने भी किया। और अब हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो अभी भी उनको थोड़ा सा बातचीत करते रहता हूँ। थोड़ा सा एक गतिरोध जैसा आया है, लेकिन अभी भी हम लोग उसको बाहर से कितना हेल्प कर सकते हैं कर रहे हैं। गाना मेरा जारी है। मेरा गाना 5000 होने वाला है। अभी 4996 गाना हो गया। तो मुझे लगता है कि इस महीने के फरवरी के लास्ट होते होते मेरा 5000 सॉन्ग पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, और ख़ास करके आप जैसे कलाकार के लिए, जो कि बिहार से छोटे से कस्बे से आता है, पूर्वांचल में अपनी जड़ें बनाता है। ससुरा बड़ा पैसा वाला जब रिलीज़ हुई थी, बड़ा चर्चा थी। उस समय सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। उसके बाद गंगा जैसी फिल्म आई। तो इस सफ़र को कैसे लगते हैं? देखिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है हरिवंश राय बच्चन जी की, और वो अपने जीवन में मैंने सत्य होते हुए देखा है। अक्षय, हम लोगों ने शुरू किया था, हम जब गाना गाने शुरू किए थे 1996 में, मैं 92 में ग्रेजुएट हुआ और फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में मेरी पढ़ाई हुई। तो जिस तरह के गाने लोग गा देते थे, मुझे लगता है कि भोजपुरी का और भी बड़ा आसमान हो सकता है, और वो हुआ, वो संजोग से हुआ। तो इसमें हमारा खाली योगदान नहीं है। हमको जो विश्वास था ना कि भोजपुरी के जो विराट दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो हमारी सोच को पसंद करेंगे। और देखिए कैसे कैसे छोटे छोटे गाने, जैसे कि बेरोजगारी का गाना हिट हो गया, असिए से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन। अब कोई सोचे नहीं था कि ऐसा भी गाना बन सकता है। एमए में लेके एडमिशन मतलब 3 शब्द अंग्रेजी, एगो भोजपुरी, तब वो हिट हुआ। तो हमारी एक सोच है कि जो भोजपुरी के लोग हैं ना, भोजपुरी भाषी, मैं पूरे देश के दुनिया के लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो भोजपुरी क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी प्रतिभा क्षमता अनंत है, और उनकी सीखने की प्रवृत्ति भी कमाल है। वो श्रम से शुरुआत करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर बन के भी खड़े हो जाते हैं। तो ये बात हमने समझी थी, हमने गानों में भी रखी। हमने तो सोचिए, आज में बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैंने 5 ऐसे टॉपिक गाए थे जो मैंने देश की सरकार को कहा था
समाज को जगाया और देश की सरकार को कहा कि भाई इसको करो, देखो। पहले किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने हमारे गीत को साकार कर दिया। पहला गाना था गंगा स्वच्छता का कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। नमामि गंगे मंत्रालय बना, आज गंगा जी की पवित्रता, स्वच्छता सब देख लीजिए। मैंने दूसरा गाना गाया था भ्रूण हत्या पे, बेटियों के बचाने के लिए कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गईल, बेटी जन्मावल परहेज हो गईल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया उन्होंने, कानून बन गया। मतलब मेरे 5 गाने कानून बन गए हैं। ये लाल बत्ती का विरोध में गाना गाया था मैं, किस नियम का बगैर तड़, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सब, लाल बत्ती खत्म। तो मेरे 5 गाने कानून बन गए हैं मेरे भाई। तो मेरा तो सांसद बनना, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का जिस दिन डिसीजन हमने लिया, उस दिन तो बस विश्वास ही न था कि नहीं इस व्यक्ति में कुछ है। आपने तो जाकर के गुजरात में भी भोजपुरी सुना दिया था और मंच से काफ़ी लोग आए थे सुनने के लिए। वो वीडियो आज भी है, अभी मैं देख रहा था उसको 24-25 करोड़ लोगों ने सुन लिया है, 24-25 माफ़ करिएगा मिलियन लोगों ने। और वहीं मेरी मुलाकात हुई थी, विश्वास था, और जो विश्वास था नरेंद्र भाई ने बिल्कुल सत्य करके दिखाया। मेरा विश्वास और भी बलवती हुआ है उनके साथ। भोजपुरी की बात हो रही है मनोज भाई, आप मॉरिशस में आप गए, तमाम जगहों पर आपको बुलाया गया, ट्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस में तो भोजपुरी बोली भी जाती है, वहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। आपको लेकर के वहाँ पर अलग ही क्रेज़ देखने को मिलता है। देखिए, एक तो क्या हुआ कि मैं एक शो किया था चक दे बच्चे, ये 9X पे शो था, गजेंद्र सिंह उसके प्रोड्यूसर थे। वो देसी धुरंधर्स वर्सेस मेट्रो रॉकर्स, तो उसी में मेरा नाम MT पड़ गया था, रोशनी ने नाम दे दिया था। तो हमने देखा कि कुछ समय बाद वो कार्यक्रम मॉरिशस के टीवी पे चलने लगा। अब मैं तो वहाँ जाते रहता था, तो एक तो वहाँ गाने के लिए जाना, अचानक टीवी पे आना, दोनों ऐसा जेल हुआ कि मॉरिशस में चुनाव प्रचार के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। मैंने सुना है कि डाक टिकट भी जारी है आप पे। डाक टिकट तो नीदरलैंड में जारी है, नीदरलैंड में, मॉरिशस में नहीं। जो हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज गए ना, तो वो 2 जगह प्रमुख रूप से गए, मॉरिशस और सूरीनाम पहले, बाद में तो ट्रिनिडाद टोबैगो भी गए हैं, और गयाना भी गए हैं, फिजी भी गए हैं। लेकिन सूरीनाम से जो लोग गए थे, उनको जैसे ही एक अंग्रेज़ों ने मौका दिया कि कुछ लोग नीदरलैंड का भी वासी हो सकते हैं, तो अपन तो यूपी बिहार के लोग तो मौका तो हम लोग छोड़ते नहीं, तो हम लोग एकदम नीदरलैंड में बसने लगे। और जब जिस दिन मैं नीदरलैंड गया, मैंने हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड, तो अब वहाँ इतने लोग प्रेमी हो गए कि जिस दिन डाक विभाग ने कहा कि भाई आप लोग प्राइवेट भी किसी व्यक्ति का अगर 10,000 टिकट खरीद सकते हैं तो वो आ जाएगा डाक टिकट पे, हम आ गए। वहाँ का प्यार है, मतलब वहाँ के लोग, वहाँ का प्यार है और बरकरार है, चल रहा है। बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक अरुण लड़का है वहाँ मेरा साथी, और वहीं का वासी हो गया, उसने मुझे जोड़ा था सबसे पहले। चुनाव की बात बहुत तेज़ी से चल रही है, आप भी तमाम जगहों पर जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है मनोज भाई? देखिए, लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बहुत बलवान हुआ है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू मीडिया, थैंक्स टू वेब चैनल्स, इन लोगों ने जो भी झूठ परोस रहा है ना, उसकी सब सच्चाई आ जा रही है। अरे अरे तो झूठ बोला था। सपोज कि जैसे मेरठ दंगों के दोषी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, अब ये भाई अपने आप में तो अब इसमें कुछ सत्य और झूठ की बात ही नहीं रह गई।
सारे प्रूफ आ गए, लोग डालने लगते हैं। तो अब कानों सुनी सिर्फ नहीं चल रही है, अब आंखों देखी शुरू हो गई है। और जब आंखों देखी होगी, घटना के प्रमाण होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ट्रुथ पे और डेटा पे आगे बढ़ती है, उसके प्रति लोगों का झुकाव होगा, हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक विशाल जनमत बीजेपी के पक्ष में आए तो भी लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आप पश्चिम में देख लीजिएगा कि पश्चिम में अखिलेश जी ने जो समझौता किया जयंत जी से, तो अखिलेश जी और जयंत जी के समझौते के बाद अखिलेश जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला था, इसके बावजूद भी लगता है कि बीजेपी अच्छा करेगी। भाई, किसानों के आगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नतमस्तक कोई दल आया ही नहीं आज तक। मतलब किसानों के अकाउंट में पैसा भी आएगा, किसानों के लिए उनकी एमएसपी भी बढ़ाती गई सरकार। हमें अच्छी तरह याद है कि 2013 में धान की एमएसपी 1240 रुपये थी, आज 1940 रुपये है, मतलब जस्ट डबल होने वाला है। ऐसी स्थिति में किसान के अनाज का दाम बढ़ाया, किसान के खाते में पैसा डाला, और किसान अगर किसी बिल के सामने अड़ गया तो फिर हाथ जोड़ के उसको वापस ले लिया। किसानों के लिए इससे बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन जयंत लगातार कर रहे हैं और अखिलेश भी कि किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, एक बड़ा मुद्दा उसी को पकड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी हरित प्रदेश का नारा दिया था चौधरी अजीत सिंह ने, लेकिन वो सफल होता हुआ दिखा नहीं। लेकिन अब दोनों लड़के लगे हुए हैं। देखिए, समस्या इस बात की है कि क्या पहले की सरकारों ने किसी किसान का टूटा घर बनवाया था? अगर आज किसी का कच्चा घर पक्का बन रहा है, वो किसान नहीं है। किसान गरीब नहीं होते थे या होते हैं? आज अगर किसी के घर शौचालय बनाया तो क्या किसान का घर नहीं है? क्या अगर किसान के खाते में पैसा गया तो किसान नहीं है? अगर आप किसानों के हितैषी थे तो इसके पहले क्यों नहीं करते थे ये सब कार्य? किसान बीमार होगा तो 5 लाख रुपए का इलाज नहीं चाहिए उसको? ये सब तो मोदी जी ने दिया। और अब मोदी जी का और योगी जी का ये उद्देश्य है कि हम लागत के 2 गुना दे के रहें आपको, उसके लिए हम रोज उपाय कर रहे हैं। तो ठीक है, अब ये इन सारी बात, जयंत भाई तो बाहर से पढ़े लिखे हैं, उनको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या कारण था कि आज पश्चिम की जनता, जो किसान है, वो सब लोग भाजपा को चुने और फिर चुनेंगे। तो हम इतना करके भी सिर झुका के कहते हैं कि मेरे पश्चिम के किसान भाइयों, किसी भ्रम में मत पड़ना। हम ये सारा सुविधा देने के साथ साथ हम आपको गौ पालन का, मछली पालन का सब अलग अलग सब्सिडी दे रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करती। अगर कोई दंगा होता है, कोई तो गुंडे बदमाशों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का शासन काल के समान है और सुरक्षित समाज कहीं भी जा सकता है, इसलिए लोग हम लोगों को चुनेंगे। लेकिन मनोज भाई, एक चीज़ है ना कि विकास इतना अगर किया तो फिर राम मंदिर भी आ रहा है, कैराना दंगों का भी जिक्र आ रहा है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र आ रहा है। तो समुदायों को लड़ाने की कोशिश इसके रूप में तो नहीं देखी जानी चाहिए ना। कम से कम राजनीति ऐसी हो जो विकास की परख राजनीति हो, जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। हम तो हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है, इसके लिए आस्था और संस्कृति का पहिया और विकास का पहिया दोनों समान चलता है। क्या हमारे मंदिर को तोड़ दिया गया तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएं? हम मंदिर बनाने के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं बनाए, हमने मंदिर के साथ साथ मेरठ हाईवे नहीं बनाया, हमने मंदिर और मंदिर के साथ साथ हमने करतारपुर साहिब के द्वार नहीं खुलवाए, हमने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ अंतिम सांस लिए, जहाँ शिक्षा हुई, जहाँ दीक्षा हुई, वो सारी जगहों को पर्यटन स्थल बना दिया सरकार ने खरीद के। क्या ये लोग कभी सोच सकते थे? हम लोगों ने आज भगवान महात्मा रविदास जी का मंदिर देख लीजिए, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ रविदास मंदिर की शोभा राजघाट पे जाके देखी। तो ये करे खातिर दोनों पहिया चाहिए।
इसीलिए हमने कहा है कि वो कहेंगे ना कि जाति पाति में बांटेंगे, नफरत की आग लगाएंगे, पर गरीब को घर दिया मोदी ने ये तो नहीं बताएंगे। बताओ ना। लेकिन रामगोपाल कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तेजी से बनेगा, राम मंदिर तेजी से बनेगा। आया नहीं था क्या पहले? राम गोपाल भैया जी भूल गए हैं क्या कि उनकी सरकार थी और मंदिर बनाने के लिए वालों पर गोली चला दी गई। आप गोलियां चला के जिनको मारा गया उनको आप कड़ाई से रोक भी सकते थे, गोली चलाने की आवश्यकता क्या थी? उस दिन तो आप सोचिए कि भगवान राम का मंदिर आज से थोड़ी इंतजार कर रहा था। 4 बार सपा की सरकार बन चुकी है, उसके बाद भी भगवान राम हमारे टेंट में पड़े हुए थे। हमारे मथुरा जी में भगवान कृष्ण की क्या स्थिति। अब जाके योगी जी ने शासन आने के बाद ये अंडे, मीट, मांस ये सब बिकना बंद हुआ है। उसको हम एक सुंदर कॉरिडोर बना रहे हैं और मथुरा को भी वैसे ही करना है जैसे काशी और अयोध्या हुई है। आपने जिक्र किया मथुरा का, आपने अयोध्या का जिक्र किया, काशी का जिक्र किया, गाना भी आपने रिलीज़ किया। एक तरफ रैलियों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ से एक तरफ से ऑनलाइन प्रचार भी कह सकते हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं इन गानों के। हाँ भैया, तो देखिए हम दिल से बात किए तो दिल तक पहुंच गई। हमने क्या कहा? मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। इस सुख का कोई दूसरा जोड़ है? हम अपने टूटे हुए मंदिर को बना रहे हैं और हम जब कह रहे हैं ना कि मंदिर अब बनने लगा है, तो केवल मंदिर मत देखिए, भारत रूपी मंदिर भी बन रहा है। भारत रूपी मंदिर सज रहा है। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर। हमने देखा है माँ गंगा की गोद में लिपट नहाता। हमने देखा है एक फकीर को भारत भाग्य सजाता। ये लाइनें तो सत्य है ना भैया। हमने देखा बिन पैसे के जनधन खाता खुलवाते। हमने देखा है चप्पल पहने माँ विमान में जाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते। हमने देखा है बाबा विश्वनाथ जग में चमकाते। इन लाइनों में हमको एक भी काट दीजिए। हमने देखा है 1 एम्स से 22 एम्स बनाते। हमने देखा है 5 लाख तक फ्री इलाज करवाते। अच्छी चीज़ रही, लेकिन इसी मुद्दे पर करते हैं कि वो लगातार अटैक करते हैं कि कोरोना काल आया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल थी और ठीक से मैनेज नहीं कर पाई योगी सरकार भी और मोदी सरकार भी। 10 महीने के अंदर 150 करोड़ अमृत बूंद पिलाते। हमने देखा है दुनिया भर से ऑक्सीजन तुरंत जुटाते। अगर कहीं कुछ दूसरे लोग होते ना तो भारत दुनिया में इस कोविड के प्रकोप का सबसे बड़ा भाजक बनता मेरे भाई। ये तो खाली भारत में तो नहीं था। भारत की आबादी 135 करोड़, अमेरिका की आबादी 39 करोड़ और हमसे 7 गुना ज़्यादा लोग अमेरिका के मर गए। ये तो एक त्रासदी थी जिसमें विकास से भरा हुआ देश गिर गया। लेकिन आप राजनीतिक रूप में इसको भारत की समस्या मान के चल रहे हो। हम खुद मानते हैं कि एक भयावह स्थिति थी, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अमृत बूंद पिला दिया, वैक्सीन लगा दिया।
ऐसे नरेंद्र मोदी के, योगी के शासन को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगे हैं वैक्सीन। और मैं आपको बताऊं, उस संकट में देश के हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से जूझा है। उसको हम कोई भारत की, अपनी एक भारत की समस्या थोड़ी थी, लेकिन फिर भी हम उससे कैसे निकल के आए हैं, आज दुनिया में नजीर बन रहा है। मनोज भाई, चुनाव की बात हो गई, राजनीति की बात हो गई, और राजनीति से जुड़ा एक और सवाल है कि तमाम जगहों आप जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद में क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं। कम्युनिटी सेंटर लगा हुआ है, दोनों पहिया लगा हुआ, दोनों पहिया। जैसे हमारी बीजेपी की सरकार आस्था, संस्कृति और विकास दोनों पहिए पे चलती है। हम प्रचार में जाते हैं तो अपने क्षेत्र में भी रहते हैं। अभी अभी जब आपके सामने बैठे हैं तो सुबह सुबह एक ऐसा काम किया हूँ, मलिकपुर गांव में कम्युनिटी सेंटर की शुरुआत का शिलान्यास करके आया, जो आज़ादी के बाद पहली बार उसको मिल रहा है। और वो भी जो ज़मीन थी दिल्ली सरकार रखी हुई थी, उसको छुड़वाने में दिल्ली सरकार से, एक ही लैंड थी उस गांव में, उसको दिया गया था दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार 14 साल तक वैसे ही रखी, कुछ नहीं बनाई। हम उसको वापस ले आने में हमको 6.5 साल लग गए। आज मैंने बड़ी खुशी से, लोग ऐसी दुआ दे रहे थे। हमने झील पार्क बनाया, हम मुरादनगर, हम उत्तराखंड रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा, लाल कुआं, वहाँ से होके आते हैं तो झील पार्क का उद्घाटन भी करते हैं। हमारे यहाँ झील पार्क देख के आई रुआ। और सबका के बोलब कि जो दिल्ली आए, अगर आप लाल किला और इंडिया गेट देखते हैं तो आप एक बार झील पार्क भी देखने जाइएगा। हमने नालों के गंदे पानी को शोध करके ऐसी झील बनाई है कि दुनिया के पक्षी आके उसमें विहार कर रहे हैं। मतलब दिल्ली को खूबसूरत बनाने का, अपने क्षेत्र को खूबसूरत बनाने का प्रयास, जितना अपने पास पवरवा है उतना ही कर पाएंगे ना। मतलब काश दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो दिल्ली में 11,000 बसें होती, दिल्ली की यमुना जी का पानी स्वच्छ होता, दिल्ली की यमुना जी के जल में आप टेम्स नदी जैसा टूरिज्म देखते। और 2025 में जब बीजेपी को दिल्ली आशीर्वाद दे देगा तो हम 5 साल के अंदर ये सारी कुछ चीज़ें दिखा देंगे। केजरीवाल सरकार आपकी सुनती नहीं है क्या? नहीं, वो अपनी भी नहीं सुनती है। केजरीवाल सरकार हमारी क्या सुनेगी जब अपनी नहीं सुन रही है। केजरीवाल जी ने कहा था ना 5 साल में डुबकी लगाएंगे, वो अपनी खुदे नहीं सुन रहे। हम खोज रहे हैं कि आओ भैया चलो डुबकी लगा लेते हैं जमुना जी में, तो जब वो भाग जा रहे हैं। आपने देखा छठ पे क्या जमुना जी की स्थिति, गंदगी। आज गूगल पे डालिए द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली, आप वहाँ 7 साल से शासन में क्या कर रहे हैं साहब। आप जाके पंजाब में कहेंगे कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, यहाँ गली गली शराब की दुकान खोल रहे हैं। तो जब वो अपनी नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे। वो सिर्फ एक व्यक्ति की एक सोर्स की सुन रहे हैं, पैसा। जहाँ से आए माल वहीं आप पार्टी बिछा रही है जाल। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा हुई। धन्यवाद। धन्यवाद एफएम न्यूज़ को, आपका चैनल खूब आगे बढ़े। तो ये थे मनोज तिवारी साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली की बात हुई, चुनाव की बात हुई, राम मंदिर की बात हुई। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य रखा है, मनोज तिवारी किस तरह से उसको पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं अक्षय राय आप सभी का स्वागत करता हूं। आप एफएम न्यूज़ देख रहे हैं। हम